Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. My name is Kania Talat and today we will discuss further about liquids as we were discussing about the states of matter, and we discussed earlier about the first state gas, then second state plasma, and then we discussed a little bit about liquids. Now we will discuss further about liquids. So in the liquids, first we will discuss about the physical properties. Okay, so first property is additive property. Additive property, as the name shows, additive means addition. दो components, दो constituents, किसी चीज़ की भी addition. So additive property depends on sum of corresponding properties of the constituents. जो भी properties हैं constituents की, उनका sum, properties का sum, वो है additive property. For example mass, volume, इसमें अगर हम ले लें, जैसे मोलिकुलर मैस लेते हैं, मीथेन में सम ऑफ दी जो मैस होता है उनकी हाइड्रोजन कार्बन उनकी जो मैस है उसको सम करते हैं तो हमारे पास मोलिकुलर मैस आ जाता है. तो ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है. इसी तरीके से वॉल्यूम, सोल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट सोल्यूशन बनते हैं, उसका वॉल्यूम एटसेट्रा. इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें. तो मतलब सम जिसमें हो कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का की कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ का, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वो तो सम कर देते हैं ना, एडिशन कर देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ की. लाइक मैस है तो मैस की एडिशन, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की एडिशन, तो एडअप उनको करना है तो वो एडिटिव है. और कॉन्स्टिट्यूटिव में उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी एंड टू स्मॉलर एक्सटेंट ऑन देयर नंबर और नेचर पे भी डिपेंड करेगी. स्मॉलर एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल एक्टिविटी और कंडक्टिविटी में अगर हम देखें, जैसे कंडक्टिविटी की सपोज हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हम ग्रेफाइट की एग्जांपल लेते हैं कि वो पैरेलल लेयर्स में कंडक्शन करेगा अगर उसकी अरेंजमेंट पैरेलल होगी. परपेंडिकुलर होगी तो कंडक्शन नहीं करेगा. तो ये अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रही है. दैट्स वाई कंडक्टिविटी एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई. इसी तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो अरेंजमेंट पे डिपेंड करेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी. नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. ये एक अलग से प्रॉपर्टी है, ना ये एडिटिव है ना कॉन्स्टिट्यूटिव है, बट एक न्यू प्रॉपर्टी है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करे, जैसे पैराकोर, एटॉमिक वॉल्यूम. पैराकोर बेसिकली मॉडिफिकेशन सरफेस टेंशन की ही है. सरफेस टेंशन हम नेक्स्ट इन सरफेस टेंशन पैराकोर डिस्कस करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं. दैट्स वाई ये हमारे पास एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट लास्ट वन आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. इस पे जो है इस चैनल पे लेक्चर भी है अगर आप मज़ीद इसको सुनना चाहें. बाकी हमें पता है कि दैट प्रॉपर्टीज़ हैं विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन. सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन देयर नेचर. उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं आएगा, बेसिकली लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा. लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है. हमने कहा ना कि वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करें. तो लेट्स सपोज पहले हमारे पास सिंपल सॉल्वेंट था, फिर एक और बीकर था, उसके अंदर हमने सोल्यूट भी ऐड कर दिया. ओके, तो अब सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा कि वो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो उस सॉल्वेंट को वेपर्स उस बनने में थोड़ी सी रुकावट क्रिएट कर देंगे, हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा. दोबारा देखिए कि एक हमारे पास बीकर है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं. दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट भी है, सल्यूट भी है. अब इस वाले बीकर में तो सॉल्वेंट जो था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं थी. यहाँ पे जब सल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए थे इस बीकर में, तो उन्होंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दी. वेपर्स में कन्वर्ट होने पर हिंड्रेंस, एक रुकावट क्रिएट कर दी, और उनका वेपर्स में बनने की एबिलिटी कम हो गई. दैट्स उनका वेपर प्रेशर कम हो गया. और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड किया? पार्टिकल्स पे. पार्टिकल्स क्या थे? सल्यूट. तो सल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड किया. दैट्स वाई ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है. इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है. ये कैसे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इसका भी कि जब अभी जो हमने एग्जांपल स्टडी की कि जैसे सल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया. वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. फिर वही बात आ गई, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएं. ओके, अब वेपर प्रेशर तो कम हो गया, जैसे ही हमने पार्टिकल्स ऐड किए वेपर प्रेशर कम हो गया. मीन्स अब वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए बहुत
ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा, बहुत ज़्यादा हीट दी जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट दी जाएगी, उसके बाद जाके उसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होगा और तब जाके वो ले लें आप कोई भी कि लिक्विड जो भी है वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा। दैट्स वाई उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिविएट हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में कि अब पार्टिकल्स आ गए ना, वही चीज़ लेके चलते हैं कि अब बीकर में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, तो अब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो जो है, अगर वो प्योर सॉल्वेंट पहले 0 डिग्री पे बॉईल हो रहा था तो सॉरी फ्रीज हो रहा था, तो जब सोल्यूट के पार्टिकल्स अंदर ऐड कर दिए गए तो क्या हुआ कि उन सोल्यूट के पार्टिकल्स ने एक तो जो डिस्टेंस था उनके दरमियान वो कम कर दिया। ठीक है, हमने लिक्विड से सॉलिड में जो है जाना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉलिड जो है पार्टिकल्स उनके दरमियान जो है डिस्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के पार्टिकल्स के। तो वो उन्होंने सोल्यूट ने डिस्टेंस कम कर दिया, तो उस लिक्विड को जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 0 पे हो रहा था, अब -डिग्री में ही जाके वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी जो मेजर रीज़न है, जो मेजर है, ये तो सच है क्योंकि इसको ये इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं भी होती, बिकॉज जब हम ये भी बात पढ़ते हैं कि जब फ्रीज़ होती है, लाइक वाटर की ही एग्जांपल ले लें, तो जैसे फ्रीज़ होगी तो उसमें स्पेसिस बढ़ती हैं कम होने की बजाय, वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। तो जो मेजर रीज़न होती है इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, फिर वो ये रीज़न आती है कि जैसे हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब भी हम सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो होता यूँ है कि फ्रीजिंग पॉइंट तब होता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का और वेपर प्रेशर सॉलिड का, दोनों पार्टिकल्स सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो जब ये दो पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो जैसे ही हमने उस लिक्विड में सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉलिड का वेपर प्रेशर पहले ही कम होता है, तो अब वो जल्दी ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और चीज़ जो है वो पहले से ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाएगी। पहले 0 पे हो रही है तो अब माइनस पे हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सबसे पहले ये होती क्या है, नेम से शो हो रहा है ना, सरफेस के ऊपर होगी टेंशन। जैसे हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल, सपोज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एज अ रिजल्ट जो है उसको बैलेंस किसने किया हुआ है, टेंशन टी ने, जो कि अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी सरफेस पे कोई ना कोई टेंशन जो है होगी, जो चीज़ों को अपवर्ड रखे हुए है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। लेट्स सपोज अब हम इसको एक इसकी विजुअली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सरफेस टेंशन को समझने के लिए देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। अब ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये आप देखें कि चारों तरफ से पार्टिकल से सराउंड है और ये आसपास इसके नेबरिंग जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो उन सारी पार्टिकल्स की फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। ठीक है, उन सारी फोर्सेस ने एक्ट किया हुआ है और ये जो पार्टिकल्स की आपस में फोर्सेस होती हैं इसको हम कोहेजन फोर्सेस कहते हैं। अब ऊपर वाले पार्टिकल में आप देख लें कि यहाँ पर जो है कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं उसको जो है फोर्स लगाए हुए हैं, तो साइड के पार्टिकल्स ऑब्वियसली, लेकिन ऊपर देख लें ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, तो फोर्स कहाँ से आएगी। तो ये जो सरफेस पे पार्टिकल हैं इनको सिर्फ साइड वाले पार्टिकल्स या जो इनके बीनीथ पार्टिकल्स हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी सरफेस पे कोई पार्टिकल नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे। एज अ रिजल्ट जो फर्स्ट लेयर होती है ये आपस में करीब आ जाती है और ये डेंजर हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये किसी भी ऊपर आने वाली चीज को टेंशन प्रोवाइड करती है। अब इसी चीज को समझने के लिए कि कैसे टेंशन प्रोवाइड करती है, लेट्स सपोज हमारे पास वही बीकर है और ये हमारे पास एक नीडल है, इसको हम जेंटली बहुत आराम से जो है वो जो है वाटर में की सरफेस के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को विजुअली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया हुआ है कि बहुत जेंटली जो है नीडल को जो है वाटर की सरफेस पे रखा जाएगा, जेंटली पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये मेटल है, ये तो इसकी तो डेंसिटी ज़्यादा है, इसको तो अंदर सिंक कर जाना चाहिए, पानी में जो है बॉटम पे चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम इंसेक्ट्स के केस में देखें तो इंसेक्ट्स भी जो सरफेस के ऊपर है, पानी की सरफेस के ऊपर, वो क्यों जो है रह पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन।
एंड लेट्स सपोज ये ऊपर से एक ड्रॉपलेट है जिसको बहुत फोर्स के साथ पानी में जो है अंधेला गया है, तो सबसे पहले वो पानी की सरफेस उसको टेंशन प्रोवाइड करेगी, वो अपवर्ड मूव करेगा, देन वापस पानी के अंदर जाएगा। ये सब कुछ क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। होप सो अब आपको अच्छे से सरफेस टेंशन समझ आ गया होगा कि जैसे फिजिक्स में टेंशन है जो वेट को ऊपर बैलेंस करता है, इसी तरीके से वाटर की सरफेस पे होती है टेंशन। पार्टिकल्स चूंकि वो ऊपर जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो हर तरफ से फोर्स की इन्फ्लुएंस पे नहीं होते, तो वो एक टेंशन प्रोवाइड करते हैं। चूंकि वो सरफेस पे होती है इसलिए उसको सरफेस टेंशन का नेम दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अराइजेस फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उसकी वजह से अराइज होती है। जैसे हमने देख लिया कि उनमें फोर्सेस नीचे वाले पार्टिकल्स में ज़्यादा हैं, इसमें सिर्फ साइड वाले पार्टिकल्स की है, लेकिन ऊपर जो है कोई पार्टिकल्स ऐसे नहीं है जो फोर्स अप्लाई कर सके। टेंडेंसी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स टू गो इनटू बल्क लिक्विड, और ये भी होती है कि सरफेस की मॉलिक्यूल्स की ये होती है कि वो नीचे जो बल्क लेयर है उसमें जो है मॉलिक्यूल्स जाएं, उनकी टेंडेंसी जाने की। ये उसकी सरफेस टेंशन है ना। जैसे हमने अभी ड्रॉपलेट देखा, उसको हमने अगर फोर्सफुली हम उसको अंधेल रहे हैं, कोई मिल्क है उसको वाटर में, तो वो एक टेंशन प्रोवाइड करेगा। बाद में उसकी अलग बात है, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो नीचे वाली जो बल्क लेयर है उसमें मूव करेगा। लिक्विड सरफेस इज अंडर टेंशन एंड टेंड्स टू रिड्यूस टू मिनिमम। ये है कि लिक्विड सरफेस जो होती है वो अंडर टेंशन और अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम में रिड्यूस करने की कोशिश करती है। दैट्स वाई जब वाटर का ड्रॉपलेट्स फॉल करते हैं तो वो स्फेरिकल शेप में होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में उसका वॉल्यूम सबसे लेस होता है। दिस इनवर्ड अट्रैक्शन गिव राइज टू अ फोर्स इन अ प्लेन ऑफ सरफेस, और ये इनवर्ड इंट्रैक्शन जो होती है ये सरफेस को एक देती है, गिव राइज एक फोर्स को गिव राइज देती है इन द प्लेन ऑफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपने याद रखना है सरफेस टेंशन 0 होती है। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को कि फोर्स है इन डाइंस, डाइंस यूनिट है फोर्स का, फोर्स इन डाइंस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि ये सपोज ये लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो फोर्स इन डाइंस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल। और वो जो फोर्स लग रही है वो राइट, ये सरफेस है तो सरफेस के बिल्कुल राइट एंगल पे वो फोर्स लग रही है टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ की। तो ये भी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है कि वो फोर्स जो सरफेस लिक्विड की सरफेस पे लग रही है एट ए राइट एंगल टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूनिट अगर हम देखें तो डाइन पर सेंटीमीटर भी आ जाएगा। और स्टेलैग्मोमीटर से इसको मेजर किया जाता है सरफेस टेंशन को। और ये याद रखना है कि सरफेस टेंशन को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गैमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। और अगर हम उसको सॉल्व करें गैमा 1 2 उसको यूं सॉल्व करके तो ये m1/m2 आ जाएगा। अब इसके यूनिट्स हैं डाइंस पर सेंटीमीटर हो सकता है जो कि इक्वल है 0.001 न्यूटन पर मीटर, जो इक्वल है 0.001 जाउल पर मीटर स्क्वायर, एंड ये इक्वल है 1 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी क्या है? वो वाली एनर्जी वर्क जो इन अर्ग्स जो रिक्वायर्ड हो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर हो। इसके अलावा आ जाता है पैराकोर, ये इसी की मॉडिफिकेशन है सरफेस टेंशन की। ये इक्वल होता है गैमा सरफेस टेंशन की पावर 1/4 के मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ओवर डेंसिटी, और ये m/d जो है मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हम इसको यूं भी लिख देते हैं गैमा 1/4 Vm। अगर मोलर वॉल्यूम 1 होगा तो पैराकोर और सरफेस टेंशन इक्वल होंगे, और अगर सरफेस टेंशन यूनिट होगा तो मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, पैराकोर क्या होता है फिर मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड ही होगा अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू यूनिटी हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी लिक्विड फ्लो कर रही है तो उसमें रुकावट उसके फ्लो में, जैसे हम कह देते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह देते हैं गाढ़ापन। तो ये डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो गाढ़ापन कम हो जाता है। समटाइम्स इंक्रीजेज एट वॉल्यूम हाई प्रेशर, और प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम अगर सम टाइम इंक्रीज की जाए तो इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास इसमें टर्म्स होती हैं विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। विस्कोसिटी कॉफिशिएंट को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली, नीडेड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन एनी 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट।
यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए सपोज करना है कि जैसे ही एक लिक्विड पानी को फर्श पे ढेल दिया है कि ये फ्लो करे, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई भी लिक्विड को फ्लो करवाते हैं तो वो आपको समझना होगा पहले कि वो लिक्विड जो है डिफरेंट लेयर्स में जो है फ्लो कर रही है। जैसे पानी ही रिवर वाला ही आप ले लें कि समंदरों में, ओशंस में हम देखते हैं कि पानी जो है हमें फ्लो होता नजर आता है। बेसिकली उसकी लेयर्स जो होती हैं, पहले ऊपर वाली लेयर, फिर नीचे और लास्ट पे रिवर बेड से रिवर सरफेस के दरमियान अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसकी लेयर्स होती हैं, 1 2 3। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि उन लेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत हो टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस यानी हर लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है, कि मतलब एक लेयर पहले मूव कर जाती है फिर वो दूसरी को खींचेगी, उनमें फ्रिक्शन होगी, तो उनमें वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत हो, और वेलोसिटी डिफरेंस कितना मेंटेन करना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन एनी 2 पैरेलल लेयर्स। किसी भी पैरेलल लेयर में, चाहे वो पहली 2 हैं, चाहे वो लास्ट 2 हैं, लास्ट 2 है रिवर बेड के करीब करीब हैं या रिवर सरफेस के करीब करीब है, किसी भी 2 पैरेलल लेयर्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है वो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। और एरिया होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो जो लेयर्स में डिस्टेंस होता है वो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर हो। तो यूँ ये सारी कंडीशंस पूरी करने के बाद जो है होता है, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास आ जाती है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। इसको हम अगर देखें तो इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है कि पहले हम विस्कोसिटी ग्रेडियंट को स्टडी करते हैं, जो कि उन लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस और जो उनकी जितनी वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस के इक्वल होता है। फिर हम वो ग्रेडियंट में जो है प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए ये कांस्टेंट लगाते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और यूँ फिर इसकी डेरिवेशन होती है। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ईटा इज इक्वल टू F.x/A.V। ओके, अब इसके अगर यूनिट्स देखें, ऐसे यूनिट डाइन्स सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज पॉइज के इक्वल होता है। इसके अलावा इससे यूनिट जो होता है वो इससे बेटर है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, और सेकेंड पास्कल सेकेंड है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर जो है वो ऐसे यूनिट रखें, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर का न्यूटन पर मीटर है, पास्कल नहीं है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा इसका ऐसा यूनिट, जो कि 10 पॉइज के इक्वल है। रियो कोर क्या है, जैसे हमने सरफेस टेंशन में पैराकोर पढ़ा था, रियो कोर ये इसकी मॉडिफिकेशन है विस्कोसिटी की। तो ये होता क्या है कि मोलिकुलर वॉल्यूम, वही m/d मोलिकुलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 8 रूट ऑफ कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है हमारे पास, उसका 1/8 रूट उसकी मल्टीप्लाई करें मोलर वॉल्यूम से, इट गिव्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम आर नोन एज रियो कोर। ये हमें एक कांस्टेंट देगा जो है आर, जिसको हम रियो कोर कहते हैं। और मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, फिर वही बात होगी कि मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, रियो कोर की डेफिनेशन ये भी है कि ये मोलर वॉल्यूम ही है लिक्विड का व्हेन विस्कोसिटी इज यूनिटी, जब ये यूनिटी हो जाएगा तो रियो कोर क्या होगा, मोलर वॉल्यूम के ही इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूडिडिटी होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ए लिक्विड डिनोटेड बाय फाई, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, और फाई इज इक्वल टू मतलब फ्लूडिडिटी होगी 1/eta, ऑब्वियसली उसका इन्वर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स जो है, अब क्रिस्टल्स जो सॉलिड में आते हैं, लिक्विड में आते हैं, मतलब ये कोई इंटरमीडिएट स्टेट होगी बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट होती है लिक्विड क्रिस्टल जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की तरह होती हैं और कुछ सॉलिड की तरह। तो हम इसको स्टडी करते हैं। लार्ज है, रिजिड होती है, लीनियर है सम अरेंजमेंट एंड फ्रीडम, अरेंजमेंट भी होती है, फ्रीडम भी होती है मोशन मूवमेंट की। बेसिकली ये एक स्टेट होती है लिक्विड क्रिस्टल जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन 2 टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान वाली, जो इनके दरमियान जो स्टेट एग्जिस्ट करती है वो लिक्विड क्रिस्टल है। मेल्टिंग क्लियरिंग क्या, ओके, इसको हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल में कि हमारे पास है कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, इसकी एग्जाम्पल है जो कि मेल्ट करता है 145 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको हीट करी जाओ। जब टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो वो मेल्ट होकर एक लिक्विड फॉर्म में आएगा ज़रूर, बट अभी वो क्लियर लिक्विड नहीं है, टर्बिड सी होगी, मिल्की सी होगी, ठीक है, टर्बिडिटी होगी उसमें अभी। तो ये वाला जो टेम्परेचर हो गया जिसमें टर्बिडिटी है, ये हमारे पास 145 पे आ गई,
और दोबारा से जब हमने इसको हीट किया, जब टेम्परेचर 179 पे पहुंच गया, तो तब हमारे पास क्लियर लिक्विड आ गई। तो मतलब ये हमारा क्लियर लिक्विड है टेम्परेचर, ये हमारा टर्बिड मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान, इनके दरमियान ही वो स्टेट आई ना, टर्बिड से स्टेट आई, जो दरमियान वाली स्टेट थी उसको हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल्स में भी आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मींस डायरेक्शन पे डिपेंड करते हो। आइसोट्रॉपिक है, मे भी नहीं भी कर सकते हैं एनआइसोट्रॉपिक, बट लिक्विड क्रिस्टल आइसोट्रॉपिक ही होते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि इसमें टाइप्स भी दिखाई गई हैं। ये निमेटिक होती है, इसकी सिमेटिक होती है और क्लेस्ट्रिक होती है, और ओपेसिटी मतलब ओपेक होने की जो है इसकी एबिलिटी वो यूँ इंक्रीज हो रही है, यानी कोलेस्ट्रिक सबसे ज़्यादा ओपेक है। और अरेंजमेंट भी देख रहे हैं, निमेटिक में यूँ अरेंजमेंट होती है, सिमेटिक इंटरमीडिएट है, और ये कोलेस्ट्रिक में अरेंजमेंट होती है। तो यूँ है हमारे पास। नेक्स्ट जो है लिक्विड क्रिस्टल जो है फ्लो, इसकी प्रॉपर्टी है फ्लो कर सकता है, विस्कस होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी फ्लो विस्कोसिटी ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये लिक्विड से रिजेंबल होता है, रिजेंबल कर जाती हैं। एंड देन अरेंजमेंट, पैरेलल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मिजोमेरिक स्टेट्स यानी एक दूसरे के साथ कंबाइन होना एक रेगुलर पैटर्न में, तो ये जो है ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, एज दिस डिफ्रेक्ट लाइट डिफ्रेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर सेंसर्स, यानी कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर भी चेंज होगा। वन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टल, इट अपीयर्स कलर्ड, और कोई भी वेवलेंथ अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो कलर्ड अपीयर करेगी। यूँ फिर टेम्परेचर सेंसर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आएंगे। लोकेट पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी पोटेंशियल फेलियर कोई पॉइंट है तो उसको लोकेट करने में भी हेल्प करेंगे। जैसे सपोज लिक्विड क्रिस्टल अगर हम अप्लाई करें तो जहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफेक्ट होगा ऑब्वियसली कोई टेम्परेचर चेंज की वजह से आया होगा, टेम्परेचर हाई हो गया है, सर्किट ब्रेक हो गया है, फ्यूज़ हो गया है, जो भी है, तो वहाँ पे वो एक कलर शो करेगा, पता चल जाएगा इस जगह पे डिफेक्ट है। यूज्ड इन थर्मोमीटर्स में भी इसीलिए यूज़ होता है, कलर की अपनी जो है कलर वाली इसकी जो खसूसियात है, क्वालिटी है, उसकी वजह से। यूज टू लोकेट द वेन्स, आर्टरीज, इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स जो है बॉडी में लोकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसी वजह से डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ओसिलोग्राफी एंड ये जो ईसीजी करते हैं और वो डिस्प्ले होती है, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें। टीवी डिस्प्लेस इसमें भी यूज़ होती है। इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस अगर हम करें तो उसमें सॉल्वेंट के तौर पे भी इसको समहाउ यूज़ कर लेते हैं। So this is all about our today's topic. Hope so you understand it well. And if you have any question, any queries, you can ask in the comment section. और अगर लेक्चर से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशन भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। I will consider them. Thank you so much. Allah Hafiz.